नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। ईरान, अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट में जितना कुछ हुआ है सब डिटेल में बताऊंगा। काफी सारी घटनाएं कल शाम को, कल रात को और आज सुबह तक हुई हैं। आज मैं 1 अप्रैल की बात कर रहा हूं और 1 अप्रैल को आज बहुत सारी घटनाएं हैं मेरे पास बताने के लिए, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक ईरानी बंजारा है जिसने अपनी मामूली सी बंदूक से अमेरिका के 5 ड्रोन गिरा दिए हैं। इन ड्रोन्स का नाम है लुकास ड्रोन्स। ये काफी महंगे ड्रोन्स हैं और ये 5 ड्रोन एक ईरानी बंजारे ने अपनी मामूली बंदूक से गिरा दिए। गिराने के बाद उनको लाइन से रखा और फिर जो कहा उसका मानी ये है कि मीनाब में जो बच्चियां मारी गई हैं ये उसका बदला है। आयतुल्लाह खामनेई साहब को जो मारा गया है ये उसका बदला है। हमारे नेताओं को जो मारा गया है, हमारे आर्मी पर्सन्स को जो मारा गया है, हमारी माओ बहनों को जो मारा गया है, ये उसका बदला है। आप सोचिए, एक मामूली सा बंदा जिसके पास ना कोई बहुत हैवी लॉन्चर है, ना बड़ी कोई बंदूक है, एक मामूली सी बंदूक जो शिकार के लिए वो यूज करता है, उस बंदूक से उसने अमेरिका के मिसाइल गिरा दिए। इसीलिए मैं बार बार यह बात कहता हूं कि जंग सिर्फ और सिर्फ हथियार से नहीं जीती जाती है। जंग जीतने के लिए जरूरी होती है हिम्मत, जरूरी होता है हौसला और बेहद जरूरी होती है वतन परस्ती। अगर यह आपके अंदर है तो बड़े से बड़े दुश्मन को आप हरा सकते हैं। और ईरानियों ने यह दिखाया है कि उनके अंदर यह जोश, यह जज्बा, यह हिम्मत, यह हौसला, यह वतन परस्ती कूट कूट कर भरी हुई है। कल रिपब्लिक डे था उनका। रिपब्लिक डे मनाते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट दिन है उनकी मॉडर्न हिस्ट्री में। यह डे मनाया जाता है क्योंकि ईरानी रिवॉल्यूशन के बाद जब आयतुल्लाह खुमैनी वहां के सुप्रीम लीडर बने, वहां पर एक रेफरेंडम कराया गया, यानी रायशुमारी कराई गई। लोगों से पूछा गया कि आप ईरानी रिवॉल्यूशन के साथ हैं या नहीं। इस रायशुमारी में 96% लोगों ने रिवॉल्यूशन के साथ होने की बात की और इसीलिए इस दिन को ईरान ने अपना रिपब्लिक डे घोषित किया। अब आप सोचिए, हर साल तो हजारों लाखों लोग सड़क पर आते हैं, अपना नेशनल एंथम गाते हैं, जो कौमी तराना है वो गाते हैं, लेकिन इस बार तो जंग चल रही है। तेहरान के ऊपर बम गिर रहे हैं, इस्फहान के ऊपर बम गिर रहे हैं, कोम के ऊपर बम गिर रहे हैं, शिराज के ऊपर बम गिर रहे हैं, पूरे ईरान में बमबारी हो रही है। सड़क पर निकलना कितना खतरनाक है। एक सायरन बजता है और सारे इजरायली जाकर अपने अपने बंकर में छुप जाते हैं। तो उम्मीद यही की गई थी कि रिपब्लिक डे के दिन ईरानी सड़क पर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन पूरे ईरान में हजारों लाखों लोग सड़क पर आए और पूरे ईरान में सड़क पर खड़े होकर अपना कौमी तराना गाया गया। और लोगों ने नेतन्याहू और ट्रंप को सीधा मैसेज दिया कि हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे बमों से डरने वाले नहीं हैं। और बड़ी बात देखिए, यह हिम्मत आती है नेताओं से। और ईरान के नेता भी कल बंकर में नहीं छुपे रहे। जिस ईरान में आयतुल्लाह खामनेई साहब से लेकर लारिजानी और जाने किस किस को मार दिया गया, वहां आप कल देखते हैं कि प्रेसिडेंट पजेश्कियन हो या फिर फॉरेन मिनिस्टर अरागची हो, वो सड़क पर आते हैं आम लोगों के बीच और लोगों को यह हिम्मत देते हैं कि आप अगर खतरे में हैं तो हम भी खतरे में हैं। ना आप डरेंगे ना हम डरेंगे। आप बताइए, इस हिम्मत, इस हौसले और इस वतन परस्ती का मुकाबला कौन कर सकता है? और यह हिम्मत, हौसला, वतन परस्ती है। इसीलिए 1 महीने से ज्यादा हो गया लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। और इजराइल के अंदर कल रात को ईरान ने वो तबाही मचाई है। मैंने वीडियोस का एक कोलाज बना दिया है, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। ये इजराइल के अलग अलग इलाकों का है। जो इजराइल ये कह रहा है कि अब तो ईरान के पास मिसाइलें बची ही नहीं है, जो अमेरिका यह कह रहा है कि अब तो ईरान के पास मिसाइलें बची ही नहीं हैं, उसको बाकायदा ईरान ने दिखाया कि अभी मिसाइलें बची हुई हैं और ये मिसाइलें जो बची हुई हैं ये तुम्हें तबाह बर्बाद करने के लिए काफी हैं। कल एक और वीडियो ईरान ने जारी किया, जो उनके मिसाइल कमांडर हैं उनका वीडियो। मिसाइल कमांडर गए थे इंस्पेक्शन करने के लिए, देखने के लिए, जायजा लेने के लिए कि मिसाइल जहां रखी हुई हैं वहां क्या हालात हैं, जो आर्मी कमांडर्स वहां पे हैं उनके क्या हालात हैं। जाहिर है वीडियो ब्लर है क्योंकि ईरान इस समय कतई दुश्मन को यह दिखाना नहीं चाहेगा कि उसके पास कौन सी और कितनी मिसाइलें हैं या किस जगह पर वो रखी हुई हैं।
लेकिन इस ब्लर वीडियो में भी आप ईरान के मिसाइल कमांडर को देख सकते हैं कि कैसे बेखौफ वो अपनी मिसाइलों के बीच से गुजर सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के पास मिसाइलें अभी कितनी हैं। आप सोच के देखिए, ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए इजराइल को अमेरिका का साथ चाहिए। चलिए, इतना समझ में आता है कि इजराइल जरा सी कंट्री है, हालांकि सारी दुनिया को वो दिखाते हैं कि आईडीएफ बड़ी मजबूत है, हमारे पास टेक्नोलॉजी बड़ी मजबूत है, सारी दुनिया से उनको मदद मिलती है। जर्मनी उनको हथियार देता है, इंग्लैंड हथियार देता है, कनाडा हथियार देता है, फ्रांस हथियार देता है और अमेरिका तो हथियार देता ही है, जबकि ईरान के ऊपर तो सारी पाबंदियां लगी हुई हैं। इसके बावजूद इजराइल को ईरान से लड़ने के लिए अमेरिका की जरूरत है, उसके बिना वो नहीं लड़ सकता। चलिए, यहां तक समझ में आया। अमेरिका को भी ईरान से लड़ने के लिए जरूरत है किसकी? नाटो कंट्रीज की, यानी ब्रिटेन की भी जरूरत है, फ्रांस की भी जरूरत है, जर्मनी की भी जरूरत है, कनाडा की भी जरूरत है, यहां तक कि टर्की की भी जरूरत है। एक ईरान अकेला और उसके खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका को इन सब की जरूरत है और सिर्फ इतने से काम नहीं चल जाता। इसके बाद सऊदी अरबिया की भी जरूरत है, यूएई की भी जरूरत है, कतर की भी जरूरत है, जॉर्डन की भी जरूरत है, बहरीन की भी जरूरत है। यानी लगभग आधी दुनिया की जरूरत है अमेरिका को एक ईरान से लड़ने के लिए। ट्रंप कभी नाटो कंट्रीज से कह रहा है आओ जंग में शामिल हो जाओ, कभी वो जाकर जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनसे कह रहा है जंग में शामिल हो जाओ, सारी दुनिया के आगे गुहार लगा रहा है कि आओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में मेरी मदद करो। सिर्फ और सिर्फ अकेला है ईरान। अगर मदद भी कर रहे हैं चाइना और रशिया तो इनडायरेक्ट मदद कर रहे हैं, हथियार की, इंटेलिजेंस की, इन सारी चीजों की मदद कर रहे हैं। जंग में तो कोई नहीं लड़ रहा, जंग में तो ईरान अकेले लड़ रहा है। तो एक अकेले ईरान से लड़ने के लिए अमेरिका को आधी दुनिया की जरूरत है और उसके बाद ट्रंप और अमेरिका चाहते हैं कि हम ये बात मान लें कि ईरान कमजोर है। कैसे मान लें भाई? अगर ईरान कमजोर होता तो इजराइल को अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ती। 12 रोजा जंग में 10 दिन के बाद ही चिल्लाना नहीं शुरू कर देता कि अमेरिका आओ हमें बचाओ, और 12 दिन में जंग खत्म नहीं करवा दी जाती। और 12 रोजा जंग से सबक लेकर जो तैयारी की इजराइल ने, उसके बावजूद 1 महीने से ऊपर हो गया, ना ईरान को झुकाया जा सका, ना ईरान को तोड़ा जा सका, ना ईरान को बदला जा सका। और अब क्या हालात हैं? अब हालात ये हैं कि ट्रंप कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमसे नहीं खुलने वाला, हमारी जिम्मेदारी नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की, हमारे पास तो बहुत तेल है और अगर कहीं से तेल नहीं मिल रहा है तो हमसे खरीद लो। धंधे के अलावा वैसे भी उनको कुछ नहीं आता, धंधेबाज हैं, बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन ही रहेंगे। खैर, कह रहे हैं कि अगर यूरोप के देशों को चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आयल तो खुद जाके खुलवा लें, अगर दुनिया के दूसरे मुल्कों को चाहिए तो खुद जाकर खुलवा लें। इसका मतलब क्या है कि हमसे नहीं खुलेगा, हमारे बस की बात नहीं है। सारी तैयारियां और बाकी सब जो हो रही थी दिखावे के लिए हो रही थी या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उन तैयारियों के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर ट्रंप कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमसे खुलने वाला नहीं है। और सुनिए, डील की बात होती है। कल चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर 5 पॉइंट का एक एजेंडा पेश किया और यह जो एजेंडा था वो पीस के लिए था। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में जो 4 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार साहब, वो गए थे चाइना और आसिम मुनीर भी चाइना में हैं। तो वहां पर इनके बीच जो बात हुई उसके बाद 5 पॉइंट का मामला आया है, जिसमें जंग रुकवाने की बात और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात है। ईरान का कहना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला है, सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है, यानी अमेरिका और इजराइल के लिए, और जो लोग अमेरिका और इजराइल के साथ हैं उनके लिए। दरअसल चाहे यूरोप हो या बाकी नेशंस हो, वो जानते हैं कि जंग खत्म होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी तरह से हमारे लिए खुल जाएगा, या तो टॉल लगेगा या कोई और चीज लगेगी, लेकिन खुल जाएगा। उसके लिए जंग करने का कोई मतलब नहीं है, उसके लिए अपने लोगों की जान देने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए यूरोप सीधे सीधे मना कर रहा है अमेरिका को। आप सोचिए, पोलैंड जैसे देश के पास अमेरिका जाता है, कहता है भैया हमको पेट्रियट मिसाइल दे दो। ईरान ने पीट पीट के मार मार के हमारी सारी पेट्रियट मिसाइल्स खत्म कर दी हैं। पोलैंड जैसा छोटा सा देश, और पोलैंड पलट के कहता है नहीं, ईरान वार के लिए हम पेट्रियट मिसाइल नहीं देंगे। क्यों कहता है? वो जानता है पेट्रियट मिसाइल देने का मतलब यह है इस समय कि आप ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो गए हैं
और अगर ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो गए हैं तो जंग तो कल रुक जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और भी बहुत सारी मुश्किलात आएंगी। तो पोलैंड मना कर देता है पेट्रियट मिसाइल भेजने से। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री स्ट्रेमर रोज मजाक उड़ा रहा है ट्रंप का। उससे पूछा गया कि ट्रंप आपकी मिमिक्री कर रहा था, तो उसने मुस्कुराकर कहा कि ट्रंप जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन मैं अपने बच्चों को, ब्रिटेन के बच्चों को ईरान की जंग में मरने के लिए नहीं भेजूंगा। एक ना, हजार ना। इटली की मेलोनी, जो ट्रंप के बहुत करीबी मानी जाती है, उसने साफ साफ कह दिया कि हमारी जमीन और आसमान का इस्तेमाल आप ईरान पर हमले के लिए नहीं कर सकते हैं। फ्रांस सीधे मना कर दिया कि इस जंग में हम कतई शामिल नहीं होंगे। जर्मनी जैसा मुल्क जो शुरू में लग रहा था कि जंग में शामिल हो सकता है, उसने भी सीधे मना कर दिया। और कनाडा की बात आपको बताऊं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने सीधे सीधे कहा कि लेबनान के ऊपर इजराइल जो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है वो इल्लीगल है, वो गैर कानूनी है और वो गलत है। यही नहीं, वेस्ट बैंक में जिस तरह से कब्जा करने का खेल खेला जा रहा है, उसकी भी मुखालिफत यूरोप की लगभग हर कंट्री कर रही है। तो इस जंग का हासिल क्या हुआ? जो मुल्क अमेरिका के एक इशारे पर अपने बच्चों को मरने के लिए भेज देते थे, जो मुल्क अमेरिका के एक इशारे पर वो जो कहे वो करने को तैयार होते थे, उन मुल्कों ने अमेरिका का साथ देने से बिल्कुल इंकार कर दिया। जहां तक जीसीसी कंट्रीज का सवाल है, गल्फ कंट्रीज का जहां तक सवाल है, कल की खबर है कि कुवैत की जमीन से ईरान पर मिसाइलें फेंकी गई हैं। कुवैत की जमीन का इस्तेमाल हो रहा है मिसाइल फेंकने के लिए ईरान पर। सऊदी अरबिया के बारे में भी यह हम देख चुके हैं कि सऊदी अरबिया के एयर बेसिस का इस्तेमाल ईरान के ऊपर मिसाइलें फेंकने के लिए होने के एग्जाम्पल मिले। यूएई सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। यूएई ने ईरानी लोगों के ऊपर बैन लगा दिया है, यानी अगर आपके पास यूएई का वीजा है भी और पासपोर्ट आपका ईरान का है तो अब आप यूएई में नहीं आ सकते। बहुत सारे लोग जो बहुत बरसों से यूएई में रह रहे थे, जिनके पास ईरान का वीजा था, उनको भी बाहर निकाल दिया गया है। ईरान के कई इंस्टीट्यूशंस भी बंद कर दिए गए। तो जीसीसी कंट्रीज को अगर मोटा मोटी देखेंगे तो ओमान को छोड़ दें आप, और एक हद तक कतर को अगर छोड़ दें, तो बाकी मुल्क अमेरिका और इजराइल के साथ कोऑर्डिनेट तो कर रहे हैं, इसके तो खुले सबूत हैं। लेकिन अभी जंग में आने के लिए सीधे सीधे वो भी तैयार नहीं है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि ये जो शोरूम उन्होंने बनाए हैं, ये शोरूम तबाह बर्बाद हो जाएंगे अगर ईरान के साथ वो जंग में गए। एक बार फिर से इजराइल की तबाही के वीडियोस देखिए, गौर से देखिए इन वीडियोस को, और उसके बाद सोचिए कि अगर इजराइल अपने लोगों को, अपनी बिल्डिंग्स को, कल यहां तक कहा गया कि मोसाद के एक हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ है जिसमें कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। क्या है क्या नहीं है वो इजराइल डिटेल्स देता नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है। तो इन वीडियोस को देखकर सोचिए कि इजराइल जब अपने इलाकों को नहीं बचा पाया तो यूएई, सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर जैसे मुल्क अपने इलाकों को कैसे बचा पाएंगे अगर ईरान उन इलाकों पर मिसाइलें दागना शुरू कर देगा। अभी तक उसने यूएस बेसिस पर मिसाइल दागी हैं, यूएस इंटरेस्ट पे, यूएस एसेट्स पे मिसाइल दागी हैं, और जाहिर तौर पर, जिसका मैं कम से कम बहुत ज्यादा समर्थन नहीं कर पा रहा हूं, कई सारे बिजनेस एंटरप्राइजेज पर, आयल सेंटर्स वगैरह पर भी हमला किया है। लेकिन सिविलियन इलाके में हमले करने से बचा है ईरान। जीसीसी किसी कंट्री में सिविलियन इलाके पर हमला नहीं। चाइना वाला जो इंटरफेरेंस था, उसके बाद यह सवाल उठना शुरू हो गया कि क्या कोई डील हो रही है। अब ट्रंप का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें जो सवाल पूछे गए और उसने जो जवाब दिए हैं वो सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। उससे पूछा गया कि अमेरिका में जो कीमतें बढ़ रही हैं वो कीमतें कम कैसे होंगी। दरअसल अमेरिका में गैस की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जब मैं गैस कह रहा हूं तो इसका मतलब घरों में जलने वाली गैस की बात नहीं कर रहा हूं, एलपीजी की बात नहीं कर रहा हूं, जिनसे गाड़ियां चलती हैं, उन गैस की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो पूछा गया कि कीमतें कम कैसे होंगी। ट्रंप ने कहा कि बस हम ईरान से बाहर निकलेंगे और ये कीमतें बिल्कुल कम हो जाएंगी और हम बहुत जल्द ईरान से बाहर निकलने वाले। फिर उससे पूछा गया कि अमेरिका ईरान की जंग से कब बाहर निकलेगा। उसने कहा बहुत लंबी बात नहीं है, 2-3 हफ्ते में हम बाहर निकल जाएंगे, हमारा काम हो गया है, 2-3 हफ्ते में वहां से हम निकल आएंगे। उसके बाद पूछा गया कि क्या आपकी ईरान से कोई डील हो गई है।
तो उसने कहा डील की कोई जरूरत नहीं है, हमारा काम हो गया है, ईरान अब कभी न्यूक्लियर स्टेट नहीं बन पाएगा, ये बर्बाद कर दिया, वो तबाह कर दिया, वो स्टोन एज में चला गया, उसकी सारी साइंस खत्म हो गई, टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, मिसाइल खत्म हो गई, सब खत्म हो गई और हम निकल आएंगे, अब डील की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कुल मिलाजुलाकर अब वो ये कह रहा है कि बिना डील के भी हम ईरान से बाहर निकल आएंगे। अब डील का पूरा खेल जो है वो कल अरागची ने अपने तरीके से कहा जब वो अल जजीरा पर इंटरव्यू दे रहे थे। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि डील की कोई बात ही नहीं है, मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं और हम मैसेजेस दे रहे हैं। अमेरिका ने जो 15 पॉइंट दिए थे हमने उनको रिजेक्ट कर दिया, हमने अपनी डिमांड रखी। विटकाफ लगातार मुझे मैसेज कर रहा है, मैं उसका जवाब नहीं दे रहा हूं और कुल मिलाजुलाकर यह कहा कि सीधी कोई बातचीत नहीं हो रही है, ना सीधी कोई डील हो रही है। अमेरिका के मैसेजेज लगातार आ रहे हैं और हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। इसका मानी क्या निकाला जाए? इसका एक मानी तो यह निकलता है, जो सीधा मानी है, कि ट्रंप अब इस जंग से बाहर निकलने के लिए बेकरार है। जो कुछ वो हासिल करना चाहता था कुछ भी हासिल नहीं कर पाया और उसको मालूम है कि जंग जितना खिंचेगी अमेरिका की इकॉनमी बर्बाद होगी, मिड टर्म पोल्स होने हैं और इन सब के बीच बेहद मुश्किल काम होगा जंग को जारी रखना। इसका बुरा असर उसके पॉलिटिकल कैरियर पर पड़ेगा। एक तो ये हो सकता है जो सीधे समझ में आता है। दूसरा, मैं बार बार कह रहा हूं कि यह ट्रंप की साजिश हो सकती है। यह ट्रंप की साजिश हो सकती है कि ईरान थोड़ा ढीला पड़ जाए, बाजार ठीक ठाक चले, बाजार के पास मैसेज जाए कि जंग बस खत्म होने वाली है, ऑयल के हाई प्राइसेस और हाई नहीं होंगे, इसके लोग पैसे कमा सकें, अमेरिका की इकॉनमी तबाह ना हो और अगले शनिवार तक, जो शनिवार आने वाला है, यानी आज जब मैं बात कर रहा हूं तो बुधवार है, गुरु शुक्र और शनि, ये जो शनिवार आने वाला है, कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के जो जहाज चले थे जिनमें मरीन्स आ रहे थे, जो खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने का प्लान बनाया गया था, वो अगले शनिवार तक, अगले सैटरडे तक पहुंच जाएंगे अपने इलाके में और उसके बाद ईरान के ऊपर बड़ा हमला हो सकता है। इस बात को बहुत कायदे से समझा जा सकता है कि ट्रंप की यह सारी बातचीत सिर्फ और सिर्फ धोखा हो सकती है। लेकिन एक चीज बदल गई है। एक जमाना था जब इस तरह की नौटंकी पर, इस तरह के तमाशे पर, इस तरह के धोखे पर लेबनान या ईरान या बाकी मुल्क भरोसा कर लिया करते थे। अब तो आप जानते हैं कि कालिबाफ बिल्कुल क्लियर कह चुके हैं कि ट्रंप जो कहे उसका ठीक उल्टा समझो। तो जब ट्रंप यह कह रहा है कि 2-3 हफ्ते में जंग खत्म हो जाएगी और हम बाहर निकल आएंगे, हमारा काम हो गया है, तो ईरान और ईरान की लीडरशिप इस बात को बिल्कुल साफ समझ रही होगी कि यह आदमी इतना बड़ा सनकी है कि कल को न्यूक्लियर अटैक भी करवा सकता है, यह कुछ भी करवा सकता है, जंग कितनी भी लंबी खिंच सकती है, जमीन पर कब्जे की कोशिश हो सकती है, जंग और तेज हो सकती है। यह ईरानी लीडरशिप बहुत कायदे से समझ रही होगी और इसके लिए उसने पूरी तैयारी करके रखी होगी। इसीलिए तुर्रा बतुर्रा जवाब दिया जा रहा है। कल की मैं बात बताऊं, वहां के आईआरजीसी कमांडर ने यह दावा किया, मुसावी साहब ने यह दावा किया कि सऊदी अरबिया में एक ऐसे अड्डे पर हमने हमला किया है जहां अमेरिका के 200 से ज्यादा सैनिक थे और ज्यादातर मारे गए हैं। अमेरिका उसकी खबर नहीं देगा। यह सच है कि अमेरिका खबरें नहीं देता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जो वो कह रहे हैं वो सच है या नहीं, 200 लोग मारे गए हैं या नहीं। यह जरूर कह सकता हूं कि कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरबिया ने कल एक एडवाइजरी जारी की और यह एडवाइजरी खास तौर पर अमेरिकन सिटीजन्स के लिए थी, अमेरिकी नागरिकों के लिए थी। और इस एडवाइजरी का एक लाइन में मतलब यह है कि सेफ रहिए, बाहर मत निकलिए, जो सेफ हाउसेज आपको दिए गए हैं उनमें रहिए, यानी उनके ऊपर खतरा है। अब यह एडवाइजरी इस हमले की वजह से आई या बिना इस हमले के आई, यह बता पाना यहां से मुश्किल है। जंग का टाइम है, दोनों पक्ष दावे करते हैं, कौन सही है कौन गलत है यह तो बाद में ही देखा जा सकता है। लेकिन इतना तो बिल्कुल समझा जा सकता है कि ईरान की धमकियां वो डर पैदा कर रही हैं कि सऊदी अरबिया को खास तौर पर अमेरिकी नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी निकालनी पड़ रही है। ईरान ने आगे के लिए भी काफी सारे प्लान बनाए हैं, कई सारी बातें बाहर आई हैं, जंग में कई नई चीजें हुई हैं। रूस के चेचन्या विद्रोही इसमें शामिल होने की बात कर रहे हैं, उसका क्या मानी है? हूथी और हिजबुल्लाह के शामिल होने से कैसे बदली है जंग, और इससे जुड़ी कई सारी और बातें शाम के वीडियो में करूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।